बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी ट्यूटर उबैदुर्रहमान बेग। आज जो एसएलओ हम कवर करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एसएलओ है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। एसएलओ क्या है? एसएलओ हमसे डिमांड कर रहा है कि डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। हमने साइंटिफिक मेथड को एक्सप्लेन करना है इस तरह कि उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उन्हें हम एलैबोरेट करें, डिस्क्राइब करें। वो स्टेप्स क्या क्या हैं? रिकॉग्निशन है, ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स और फाइनली रिजल्ट। तो ये वो स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के जो हम इस एसएलओ के अंदर कवर करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारा मेथड क्या है कि हम एसएलओ से एक नॉलेज ड्राइव करते हैं। यहां जो नॉलेज ड्राइव किया गया वो है साइंटिफिक मेथड्स इन बायोलॉजी। हमें साइंटिफिक मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? बच्चों, आपके इल्म में होना चाहिए कि बायोलॉजी जो है ये बहुत ही एक वास्ट सब्जेक्ट है। ये बहुत वाइड रेंज के अंदर चीज़ों को कवर करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास छोटे से सेल को लेकर यहाँ से एक बहुत बड़े इकोसिस्टम तक की स्टडी जो है ये आप बायोलॉजी के अंदर करते हैं। जब आप इतने बड़े लेवल पे और उसकी रेंज अगर आप देखो कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट लेवल जो है इसके अंदर आप मुताला कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ श्योर करनी पड़ती है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि उसको साइंटिफिक कम्युनिटी जो है एक्सेप्ट करे और आगे मजीद रिसर्च के लिए, नई चीज़ों की डिस्कवरी के लिए इस्तेमाल में लेकर आ सके। तो साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड हम कहते हैं ये अ सिस्टमैटिक अप्रोच यूज्ड बाय द साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। हम एक सिस्टमैटिक वे के अंदर एक रिसर्च करते हैं ताकि हम अपनी सराउंडिंग में मौजूद डिफरेंट फिनोमेना को अंडरस्टैंड कर सकें। यही मेथड, यही अप्रोच जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, बायोलॉजी पे अप्लाई करते हैं तो बच्चों हम इस मेथड को बायोलॉजिकल मेथड का नाम भी दे देते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड साइंटिफिक मेथड ही है, लेकिन हम इसमें स्पेसिफिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड स्टडी करना चाह रहे हैं। साइंटिफिक मेथड करता क्या है? साइंटिफिक मेथड हमें एक ढांचा, फ्रेमवर्क बना के देता है जिसके जरिए हम अपनी सराउंडिंग में चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उनसे मुतल्लिक क्वेश्चंस रेज करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर हम डिडक्शन के मेथड से एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कि शायद जो हो रहा है इसकी वजह यह होगी। और इस चीज को देखने के लिए कि जो मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, हाइपोथेसिस बना रहा हूं, क्या ये ठीक है, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा और इस एक्सपेरिमेंट से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी उसको एनालाइज करके मैं देखूंगा कि मेरा हाइपोथेसिस जो था वो ठीक था कि नहीं ठीक था। तो आपके पास साइंटिफिक मेथड आपको एक अप्रोच दे रहा है, फ्रेमवर्क दे रहा है स्टडी करने के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है? साइंटिफिक मेथड जो है इसे हम यूज करते हैं न्यू डिस्कवरीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हमारे पास वैक्सीन्स की डेवलपमेंट है, आपके पास बायोलॉजी के अंदर डीएनए की डिस्कवरी जो थी वो एक बहुत बड़ा फिनोमेना था। ये तमाम प्रोसेस जो है वो हमने साइंटिफिक मेथड के थ्रू ऑब्जर्व किए, डिस्कवर किए। करते क्या है? हम साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू साइंटिस्ट जो है वो आपस में कोलैबोरेशन करके एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते हैं ताकि एक की हुई रिसर्च से कोई दूसरा जो है वो फायदा उठा सके और उस प्रोसेस को, उस रिसर्च को मजीद आगे कंटिन्यू कर सके। अब साइंटिफिक मेथड को समझने के लिए, उसके हर स्टेप को समझने के लिए यहां हम एक केस स्टडी लेकर चल रहे हैं और वो जो केस स्टडी है वो आपके पास बच्चों डेंगू फीवर है। ये हमारी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो हमें फेस करनी पड़ रही है और हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या निकाला जाए। तो हम इसके लिए साइंटिफिक मेथड को यूज करने जा रहे हैं। कुछ चीजें जो आपको एडवांस में पता होनी चाहिए। ये जो फीवर है ये हमारी बॉडी में एक वायरस की वजह से होता है जिसे हम डेंगू वायरस का नाम देते हैं। और ये वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एक मॉस्किटो ट्रांसफर करता है जिसका नाम एडिस एजिप्टाई है। ठीक, डेंगू वायरस जो है जब ये बॉडी में एंटर हो जाता है तो ये क्या करता है? आप देखते हो कि ये फीवर कॉज करता है, हेडेक कॉज करता है, आपके जॉइंट्स में पेन होती है। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम डेंगू पेशेंट में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब हम आगे फर्दर करते स्टडी करते हैं
और हर स्टेप को एलैबोरेट करते हैं डेंगी फीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला आपके पास जो स्टेप है बच्चों वो है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन जो है इसमें हम क्या करते हैं, हमारी सराउंडिंग में जो भी मसला है, जो भी क्वेश्चन है, हम उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं। जब आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं फिर हम उसके मुतालिक चीजों को सोचते हैं। ठीक है, तो रिकॉग्निशन का क्या काम है? इट स्टार्ट्स विद नोटिसिंग समथिंग इंट्रिगिंग। हमारी सराउंडिंग में कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसे हम नोटिस करते हैं तो हमारे में तजस्सुस पैदा होता है और हम बायोलॉजी के फर्स्ट स्टेप, साइंटिफिक मेथड के फर्स्ट स्टेप रिकॉग्निशन का स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहां जो एग्जाम्पल है वो ये कि आप अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि एक मसला आया कि जब भी लोगों को मॉस्किटो बाइट करते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। यह आपकी रिकॉग्निशन है, आपने उस मसले को आइडेंटिफाई किया। आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आप कहेंगे ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है। ये कुछ आपके जहन में इस मसले से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं रिकॉग्निशन के बाद। इंपॉर्टेंस क्या है? जब आपने मसले को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप एक रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट आपके पास स्टेज आती है, मसला हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे। तो ये आपके पास सेकंड स्टेप है। हम इसमें करते क्या है, हम इंफॉर्मेशन, डेटा गैदर करते हैं उस प्रॉब्लम, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, और हम ऑब्जर्वेशन के अंदर अपनी बॉडी के जो 5 सेंसेस है इनका इस्तेमाल करते हैं। वो 5 सेंसेस क्या है? हमें बहुत छोटे ग्रेड से इस चीज का इल्म है। टच, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड साइट। एग्जाम्पल हमने ली है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑब्जर्वेशन में क्या करोगे कि जो डेंगी पेशेंट है आप देखोगे कि उसको जब फीवर होता है तो उसके अंदर क्या अलामात, सिम्टम्स अपीयर होती हैं। फीवर आपको मिलेगा ऑब्जर्वेशन में, आप देखोगे कि जो पेशेंट है उसके सर में दर्द है, हेडेक है, रैशनेस है, उसकी जो स्किन है वो आपको रेड नजर आएगी, वार्म होगी, और साथ ही साथ आप देखोगे कि ज्वाइंट पेन और ब्लीडिंग जैसी अलामात आपको पेशेंट में नजर आएंगी। अब जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी ये 2 तरह की होती हैं। नंबर 1 क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये आपको किसी भी चीज की क्वालिटी, करैक्टर्स, खसूसियात बताती है। जैसे किसी चीज का कलर क्या है, उसकी शेप, टेक्सचर, बिहेवियर क्या है, ये तमाम क्वालिटेटिव करैक्टर्स हैं। जबकि इसके बरक्स क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये आपको किसी चीज की एग्जैक्ट क्वांटिटी या अमाउंट मेजर करके देती है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का साइज क्या है, वेट क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये जो आपके पास करैक्टर्स हैं ये आपके पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन से आते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है कंपैरेटिवली हम कहते हैं ये दे आर मोर रिलायबल। इसकी वजह क्या है कि आप इसमें एग्जैक्ट नंबर से अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम अपने केस के साथ इसे रिलेट करें तो आपका जो डेंगी पेशेंट है उसमें आप क्या क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जो आपका पेशेंट है उसकी स्किन पे रेड रैशेस है, उसकी स्किन आपको बाज़ जगहों पे रेड नजर आएगी, तो ये क्या है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि जो पेशेंट है उसे फीवर होने के बाद उसका बॉडी टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है, यह आपके पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब आपने ऑब्जर्वेशन कर ली तो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस क्या है? यह आपके पास एक लॉजिकल एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट है। हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं किसकी बेस पे? ऑन ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस नॉलेज, जो हमने ऑब्जर्व किया और जो हमें पहले से मालूम था, इसकी बेस पे हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। लेकिन जो चीज आपने यहां याद करनी है वो ये कि ये लॉजिकल स्टेटमेंट होगी, ये महज गेस नहीं होगा। आप अपनी कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग्स की मदद से ये हाइपोथेसिस बना रहे होंगे। ठीक है, और ये किस पे बेस कर रही है? ऑन योर ऑब्जर्वेशन। और ये आपको क्या बताएगी? कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, जो मसला है उसकी वजह क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जो डेंगी फीवर है इट इज कॉज्ड बाय वायरस, लेकिन वो जो वायरस है उसे मॉस्किटो ट्रांसफर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, हमने वायरस का यहां पे फैसला क्यों लिया?
क्योंकि हमारी प्रीवियस स्टडीज हमें बताती हैं कि वायरस की जब डिजीज होती है, वायरल डिजीज, तो बॉडी में कुछ ऐसी अलामात आती हैं जो हमें डेंगू फीवर के पेशेंट में मिलती हैं। तो उससे हमें आइडिया हुआ और हमने एक हाइपोथेसिस बनाया कि ऐसा हो सकता है कि ये एक वायरस की वजह से हो रहा है जिसे मॉस्किटो ट्रांसफर कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक अच्छे हाइपोथेसिस के? बच्चों, जो अच्छा हाइपोथेसिस है वो बड़ा सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्लियर हो। टेंटेटिव आइडिया होता है। टेंटेटिव आइडिया से मतलब है कि ये चीज अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुई, ये आर्जी नोयत किया। हो सकता है ये चीज आगे चल के ठीक हो सकता है ये गलत साबित हो, जो कि आपकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि आप इसे टेस्टेबल भी कर सकें और इसको पोटेंशियली फाल्सिफाई भी कर सकें। इट कुड बी प्रूवन रॉन्ग। हाइपोथेसिस जो है इसे बनाने के दो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो साइंटिस्ट यूज करते हैं। नंबर 1 जो है वो आपके पास इंडक्टिव रीजनिंग है। इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, हम अपनी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से कोई जनरल कंक्लूजन निकालते हैं। इस चीज को आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। लेट्स से बायोलॉजिस्ट जो है, साइंटिस्ट जो है, वो ऑब्जर्व करता है कि जब भी कोई पर्सन को मॉस्किटो बाइट करेगा तो वो पर्सन जो है उसमें डेंगू फीवर हो जाएगा। अब ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है, उसने हर उस इंडिविजुअल को ऑब्जर्व किया जिसे मॉस्किटो बाइट कर रहा था और उसमें फिर आगे डेंगू फीवर हो रहा था। तो ये स्पेसिफिक केस था। अब यहां से वो एक जनरल कंक्लूजन निकालेगा और वो क्या होगा, बायोलॉजिस्ट कहेगा इसका मतलब ये है कि इस इलाके में जितने भी मॉस्किटोज हैं उन तमाम के अंदर डेंगू फीवर कॉज करने वाला वायरस मौजूद है। अब देखो, उसने चंद लोगों को स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया, लेकिन उससे उसने कंक्लूजन क्या निकाला, एक जनरल ब्रॉड। उसने कहा कि सभी मॉस्किटो के अंदर ये वायरस होगा, जितने भी मॉस्किटो हैं इस इलाके के अंदर। ठीक हो गया। ये देखो, मैंने आपको एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन भी बताई है कि आप इंडक्टिव में क्या कर रहे हो, आप स्पेसिफिक से मूव कर रहे हो जनरल की तरफ। हम जो यहां पे मेथड स्टडी करने लगे हैं वो है डिडक्टिव रीजनिंग, और हम उसे पढ़ेंगे डिडक्शन के अंदर, जो कि 4th स्टेप बनता है साइंटिफिक मेथड का। ये जो है ये आपको ज्यादा लॉजिकल पेशगोई करता है, ज्यादा लॉजिकल प्रेडिक्शन बना के देता है हाइपोथेसिस से मुतल्लिक। ठीक है, और इसमें हम जो मेथड यूज करते हैं वो डिडक्टिव रीजनिंग होती है। जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करेंगे, हम जनरल से स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ठीक, और जो चीज आपने याद रखनी है वो ये कि इसके अंदर हम इफ एंड देन बोथ यूज करते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसा होगा। ठीक हो गया। यहां पीछे मैंने आपकी आसानी के लिए उसका एक कंपैरिजन भी दे दिया हुआ है, लेकिन ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास यहां स्लाइड पे मौजूद है एग्जाम्पल के तौर पे कि किस तरह से डिडक्शन के दौरान हम अपने डेंगू केस में डिडक्टिव रीजनिंग को यूज कर सकते हैं। लेट्स से बायोलॉजिस्ट जो है वो ये हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जो डेंगू फीवर है ना, इसको मॉस्किटो ट्रांसफर करें। इफ बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसाइज दैट इफ डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, अगर तो डेंगू फीवर मॉस्किटो की वजह से हो रहा है, वो उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, देन वो ये इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि अगर आप मॉस्किटो को किल करें या रिपेल कर दें तो आपके पास जो डेंगू फीवर के केसेस हैं ये कम हो जानी चाहिए। ठीक है ना, आपने पहले शर्त लगाई कि अगर तो डेंगू फीवर जो है वो मॉस्किटो के बाइट करने से हो रहा है तो फिर देन ऐसा होना चाहिए कि अगर आप मॉस्किटो को किल करते हैं या रिपेल करते हैं तो आपके पास डेंगू फीवर के केसेस कम होने चाहिए। ये हमने डिडक्शन के थ्रू एक स्टेटमेंट बना ली। डिडक्शन जो है इसकी अहमियत यह है कि ये आपको हाइपोथेसिस के वैलिड होने का बताती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपको एक्सपेरिमेंट्स को प्लान करने में हेल्प देती है। आप डिडक्शन की बेस पे अपना एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं ताकि आप एट द एंड उस हाइपोथेसिस को वेरीफाई या नलीफाई कर सकें। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स जो है इसमें आप अपनी प्रेडिक्शन को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आप यहां देखें ये केयरफुल टेस्ट है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वन फैक्टर ऑन दी अदर। आप एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, आप एक फैक्टर को, एक वेरिएबल को चेंज करते हैं और देखते हैं इसका बाकी वेरिएबल्स पे, बाकी फैक्टर्स पे क्या असर होता है। मिसाल के तौर पे
हम जो है बायोलॉजिस्ट जो है बायोलॉजिस्ट माइट टेस्ट इफ अप्लाइंग इंसेक्ट रिपेलेंट ऑन द स्किन कैन स्टॉप मॉस्किटो बाइट्स एंड डेंगू फीवर। बायोलॉजिस्ट ये स्टडी करना चाहते हैं कि अगर हम स्किन पे मॉस्किटो या इंसेक्ट रिपेलेंट अप्लाई करें तो क्या इससे पर्सन जो है वो मॉस्किटो बाइट से और डेंगू फीवर से बच सकेगा कि नहीं। हम इसको एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट जो है इसके भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इट शुड बी क्लियर और उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो, आपको पहले से ही क्लियर हो कि हम ये एक्सपेरिमेंट क्यों करने जा रहे हैं। इसका प्रोसीजर बहुत डिटेल होना चाहिए और इसमें हम एक वक्त में एक वेरिएबल को चेंज करें ताकि हम उसका इफेक्ट देख सकें बाकी वेरिएबल्स के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सपेरिमेंट जो है इट शुड बी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब है? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट से मतलब है कि इसमें आपके पास दो ग्रुप्स होने चाहिए। एक आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होना चाहिए जिस पे हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, और दूसरा आपके पास कंट्रोल ग्रुप होना चाहिए जिसमें जो भी मेंबर्स हैं उन पे आप एक्सपेरिमेंट टेस्ट नहीं कर रहे, ताकि आप बाद में इन दोनों को कंपेयर करके देख सके कि एक जहां पे आपने एक्सपेरिमेंट किया उस पे क्या चेंज आया, और दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप था जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के रिजल्ट से कैसे डिफरेंट रिजल्ट शो कर रहा है। अगेन ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि कंट्रोल ग्रुप में हम क्या करेंगे, उन्हें किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं देंगे, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट से उन्हें नहीं गुजारोगे, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उसके मेंबर्स वो ट्रीटमेंट रिसीव करेंगे, यानी आप उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे। जहां आप ये दो ग्रुप्स बनाएंगे वहीं आप देखेंगे आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जब आप इस पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगे हैं तो कुछ वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये वो वेरिएबल है जिसे हम एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज करेंगे। इसी तरह एक और वेरिएबल होगा जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करोगे तो इसका इफेक्ट शो करेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। और बच्चों एक और वेरिएबल होता है जिसे आप कंट्रोल वेरिएबल बोलते हो। कंट्रोल वेरिएबल वो होता है जिसे हम कांस्टेंट रखते हैं, जिसे हम चेंज नहीं करते, ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असरअंदाज ना हो। डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कोई चेंज आए तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो। ठीक है, तो आपने इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना होता है। लेट्स से हम अपने सिनेरियो की बात करें तो हम यहां पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि क्या मॉस्किटो या इंसेक्ट रिपेलेंट को स्किन पे अप्लाई करने से मॉस्किटो बाइट्स और डेंगू फीवर कम होंगे कि नहीं। कंट्रोल ग्रुप जो है आप उसके मेंबर्स पे स्प्रे नहीं करोगे, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उसके तमाम मेंबर्स पे हम इंसेक्ट रिपेलेंट का स्प्रे करेंगे। ठीक है, अप्लाइंग इंसेक्ट रिपेलेंट। अब जो आपके पास इंसेक्ट रिपेलेंट है ये क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, और जो आपके पास मॉस्किटो बाइट्स और केसेस हैं डेंगू फीवर के, ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी अगर आप मॉस्किटो रिपेलेंट अप्लाई कर रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये किस पे असरअंदाज होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। यानी आप देखोगे कि ये रिपेलेंट अप्लाई करने से आपके पास मॉस्किटो बाइट और डेंगू फीवर के केसेस कम हुए हैं कि नहीं हुए। लास्ट पे आपके पास एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स जो है इसमें हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के दौरान आपके पास जो डाटा आया है हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, और मकसद हमारा एक ही होता है कि हम अपने हाइपोथेसिस को सही या गलत साबित कर सकें। हम अपने डाटा को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हम जिसको एलैबोरेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके लिए समझने में आसानी हो। जो भी साइंटिस्ट जो है रिसर्च करता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी इस रिसर्च को साइंटिफिक कम्युनिटी तक अप्रोच करके पहुंचाए। साइंटिफिक कम्युनिटी तक आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को, रिजल्ट्स को कैसे लेके जा सकते हैं? थ्रू साइंटिफिक पब्लिकेशंस, साइंटिफिक मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी फाइंडिंग्स को, अपने रिजल्ट्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। यहां पे हमने एक हाइपोथेटिकल रिजल्ट दिया है ताकि हम देख सकें कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उसका रिजल्ट क्या है। हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक है कंट्रोल ग्रुप
और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। दोनों ग्रुप्स जो हैं इनमें दो कंडीशन है, एक बिफोर एक्सपेरिमेंट और दूसरी आफ्टर एक्सपेरिमेंट। यानी एक सिनेरियो वो है जहां पे हमने रिपेलेंट अप्लाई नहीं किया और दूसरा सिनेरियो वो है जहां पे आपने इंसेक्ट रिपेलेंट को अप्लाई किया है। होता क्या है, हम देखते हैं कि जो कंट्रोल ग्रुप है ना, इस पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले और बाद में मॉस्किटो बाइट्स भी सेम रहते हैं और इनमें जो डेंगू केसेस हैं वो भी सेम रहते हैं। जबकि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जब आपने उस पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इंसेक्ट रिपेलेंट अप्लाई नहीं किया था, तो उसमें जो मॉस्किटो बाइट्स और डेंगू फीवर के केसेस थे उनकी तादाद 13 और 3 थी। लेकिन जब आपने उसमें एक्सपेरिमेंट कर लिया, मॉस्किटो रिपेलेंट अप्लाई कर लिया, तो आपने देखा कि आपके पास मॉस्किटो बाइट्स और इंसेक्ट रिपेलेंट की वजह से डेंगू केसेस कम हो गए हैं। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जहां हमने इंसेक्ट रिपेलेंट अप्लाई किया, वहां पे मॉस्किटो बाइट्स भी कम हुई और डेंगू केसेस भी कम हुए। जबकि आपका जो कंट्रोल ग्रुप था वो सेम रहा, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आया। तो हमारी जो फाइंडिंग आई है इस सारे मेथड के थ्रू वो ये है, इंसेक्ट रिपेलेंट जो है ये मॉस्किटो बाइट्स और डेंगू फीवर के केसेस को कम करता है। ठीक है, लास्ट पे हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, हमारी जो भी स्टडी है उसको समराइज करते हैं। हमने जो भी क्वेश्चन रेज किए थे अपने डाटा के थ्रू, जो हमें एक्सपेरिमेंट से मिला है, उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। हम बताते हैं कि रिजल्ट्स का मतलब क्या है, इस रिजल्ट में कोई पॉसिबल एरर भी हो सकता है कि नहीं, और क्या ये रिजल्ट रियल लाइफ के अंदर एप्लीकेबल है, इसके क्या फायदे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अ बायोलॉजिस्ट मे कंक्लूड दैट इंसेक्ट रिपेलेंट रियली डज रिड्यूस मॉस्किटो बाइट्स एंड डेंगू फीवर। हमने कहा कि इंसेक्ट रिपेलेंट जो है वो डेंगू बाइट्स और फीवर के चांसेस को कम कर देता है। साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि इसका फायदा क्या है, जिन जगहों पे डेंगू फीवर है, बहुत कॉमन है, वहां पे आप अपनी फाइंडिंग से क्या फायदा हासिल कर सकते हैं। और हमें साथ ही अपनी लिमिटेशंस बतानी पड़ती हैं कि हमने इन फैक्टर्स को तो स्टडी किया है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, ताकि बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो उन फैक्टर्स पे मजीद इस रिसर्च को कैरी करें। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरह से अपने SLO की डिमांड को फुलफिल किया, जिसकी डिमांड थी कि हम साइंटिफिक मेथड के इन तमाम स्टेप्स को डिस्क्राइब करें। एंड पे आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वर्कशीट की फॉर्म में, आप इन्हें सॉल्व करें ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो सॉलिडिफाई हो जाए। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।